नमस्कार। आज हम इतिहास के पन्नों से एक ऐसी कहानी निकालेंगे जिसके बारे में शायद ज्यादा बात नहीं होती। ये कहानी है भारत की एक स्वदेशी शासन प्रणाली की, जिसने दुनिया के सबसे बड़े साम्राज्य यानी ब्रिटिश एम्पायर को अपनी शर्तों पर बात करने के लिए मजबूर कर दिया था। अच्छा, एक सवाल है। भारत का पहला लोकतंत्र या पहला गणराज्य कौन सा था? सोचिए जरा, कई जाने पहचाने नाम दिमाग में आ रहे होंगे, लेकिन असली जवाब शायद हमारी सोच से कई ज्यादा पुराना और सच कहूं तो हैरान कर देने वाला है। इस सवाल का जवाब हमें लेके चलता है सीधा झारखंड के घने जंगलों में, वहां के हो आदिवासी समुदाय के पास। उनकी अपनी एक शासन व्यवस्था थी जिसे मुंडा मानकी प्रणाली कहते हैं, और ये इतनी जबरदस्त और इतनी व्यवस्थित थी कि कई लोग इसे ही भारत का पहला असली गणराज्य मानते हैं। तो आज के इस विश्लेषण में हम इस पूरी कहानी को परत दर परत समझेंगे। सबसे पहले तो ये देखेंगे कि आखिर ये सिस्टम था क्या। फिर देखेंगे कि जब इस आत्मनिर्भर दुनिया का सामना ब्रिटिश साम्राज्य से हुआ तो हुआ क्या। हम कैप्टन थॉमस विल्किंसन की उस अनोखी डिप्लोमेसी को जानेंगे जिसने उन्हें किसान बाबू बना दिया, और फिर समझेंगे उस खास कानून विल्किंसन रूल को। और हाँ, आखिर में ये भी देखेंगे कि ये पूरी विरासत आज भी इतनी अहम क्यों है। चलिए तो कहानी शुरू करते हैं अंग्रेजों के आने से भी पहले से, क्योंकि ये समझना बहुत जरूरी है कि उस जमीन पर पहले से ही कितनी बढ़िया व्यवस्था चल रही थी। तो ये सिस्टम था कैसा? देखिए, बहुत ही सरल था लेकिन उतना ही असरदार। सबसे नीचे यानी कि ग्रास रूट लेवल पर था गांव, और गांव का मुखिया होता था मुंडा। एडमिनिस्ट्रेशन हो, छोटा मोटा न्याय हो या रेवेन्यू इकट्ठा करना हो, सब मुंडा की जिम्मेदारी। फिर इसके ऊपर का लेवल करीब 5 से 20 गांवों को मिलाकर बनता था एक पीड़, और इस पीड़ का हेड होता था मानकी। मतलब अगर गांव में कोई मामला नहीं सुलझा तो अपील कहाँ जाएगी? सीधा मानकी के पास। और इस सिस्टम की जो न्याय व्यवस्था थी वो भी कमाल की थी। छोटे मोटे अपराधों का निपटारा तो नकद या अनाज के जुर्माने से ही हो जाता था, लेकिन हत्या या डकैती जैसे जो बड़े और गंभीर मामले होते थे, उनमें सबसे बड़ी सजा थी सामाजिक बहिष्कार। सोचिए, अपराधी को पूरे समुदाय से ही बाहर कर दिया जाता था। पर हाँ, सुधार का दरवाजा हमेशा खुला था। अगर अपराधी सबके सामने माफी मांग ले और पूरे गांव को खाना खिलाए तो उसे वापस समुदाय में शामिल कर लिया जाता था। अब इस आत्मनिर्भर और सधी हुई दुनिया में एंट्री होती है एक बाहरी ताकत की, एक ऐसी ताकत जिसने सब कुछ बदल देने का खतरा पैदा कर दिया, और वो ताकत थी ब्रिटिश साम्राज्य। देखिए, मुगलों के टाइम में भी अकबर जैसा बादशाह इस इलाके से टैक्स नहीं वसूल पाया था। फिर 1764 में बक्सर की लड़ाई के बाद जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई तो उन्होंने इसे बंगाल का हिस्सा बताकर टैक्स लगाने की कोशिश की। लेकिन हो लोग जो अपनी आज़ादी के लिए लड़ाका कोल के नाम से जाने जाते थे, उन्होंने जबरदस्त विद्रोह कर दिया। इसे ही कोल विद्रोह के नाम से जाना जाता है। और इसी विद्रोह ने अंग्रेजों को एक बात तो साफ साफ समझा दी कि यहाँ जोर जबरदस्ती नहीं चलने वाली। इसीलिए 1837 में उन्होंने कैप्टन थॉमस विल्किंसन को भेजा, एक शांतिपूर्ण हल निकालने के लिए। और यहीं से कहानी में एक बहुत दिलचस्प मोड़ आता है। ये लड़ाई और जीत की कहानी नहीं है, बल्कि ये समझदारी और सम्मान की एक मिसाल है। विल्किंसन ने यहाँ बंदूक नहीं बल्कि दिमाग का इस्तेमाल किया। उस वक्त के एक ब्रिटिश अफसर ने कहा था, कोल्हान के लोगों को लड़ाई से नहीं जीता जा सकता, सहमति ही एकमात्र रास्ता है। मतलब अंग्रेज ये अच्छी तरह समझ चुके थे कि बल का प्रयोग यहाँ काम नहीं आएगा। बातचीत और रजामंदी, बस यही एक रास्ता बचा था। विल्किंसन का जो प्लान था ना, वो एक 7 दिन का मास्टर स्ट्रोक था। सुनिए, पहले 4 दिन उसने एक बड़ा आदिवासी उत्सव रखा जहां सिर्फ नाच, गाना और दावतें थी। मकसद था लोगों का भरोसा जीतना। 5वें दिन एक बड़ी सभा बुलाई और ऐलान कर दिया कि हर मुंडा अपने गांव का राजा है और ये पद अब से वंशानुगत होगा। सोचकर देखिए, मुंडाओं को कितना सम्मान मिला होगा। और फिर 7वें दिन जब सबका दिल जीत लिया, तब अपना असली प्रस्ताव सामने रखा कि ब्रिटिश सम्राट को सबसे बड़ा शासक मान लिया जाए। विल्किंसन की ये स्ट्रैटेजी इतनी कामयाब हुई कि वहां के लोगों ने उन्हें प्यार से एक नया नाम ही दे दिया, किसान बाबू। ये नाम उनके सरनेम विल्किंसन के आखिरी हिस्से किन्सन और एक सम्मान के शब्द बाबू से मिलकर बना था। ये नाम अपने आप में बताता है कि रिश्ता कितना गहरा बन गया था। तो इस दोस्ती और भरोसे का नतीजा क्या निकला?
नतीजा था एक अनोखा कानून जिसे हम आज विल्किंसन रूल के नाम से जानते हैं। चलिए इसके कुछ दिलचस्प हिस्सों को समझते हैं। सबसे पहले तो इनकी टैक्स प्रणाली देखिए, क्या कमाल की थी। एकदम सिंपल, हर गांव को साल का सिर्फ 1 रुपया देना था। उस जमाने में 1 रुपये में हुआ करते थे 16 आने। तो होता ये था कि मुंडा ये 1 रुपया जमा करके मानकी को देता था। मानकी उसमें से 15 आने सरकारी खजाने में जमा कराता और बचा हुआ 1 आना वो उसका कमीशन होता था। देखिए कितना बढ़िया सिस्टम। अंग्रेजों को रेवेन्यू भी मिल गया और जो लोकल लीडर्स थे उनको अपना मेहनताना भी, मतलब विन विन सिचुएशन। सिर्फ टैक्स ही नहीं बल्कि न्याय से जो जुर्माना आता था ना, उसका भी एक बेहतरीन सिस्टम था। जुर्माने की जो भी रकम होती उसका 50% हिस्सा मुंडा के सहायकों, जिन्हें डाकुआ कहते थे, उनकी सैलरी में जाता और बाकी का 50% गांव के विकास के कामों पर खर्च होता। मतलब ये पूरा सिस्टम अपने आप में आत्मनिर्भर था। तो अगर संक्षेप में कहें, विल्किंसन रूल ने सदियों से चली आ रही मुंडा मानकी व्यवस्था को सिर्फ मान्यता ही नहीं दी बल्कि उसे कानूनी तौर पर और भी मजबूत कर दिया। मुंडा और मानकी के पद वंशानुगत हो गए और सबसे बड़ी बात, भले ही कागजों पर सबसे बड़ा शासक ब्रिटिश सम्राट था, लेकिन जमीन पर असल राज हो लोगों का ही रहा। ये स्वदेशी और ब्रिटिश कानून का एक वाकई में अनोखा मिक्सचर था। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये सिस्टम इतना कामयाब क्यों हुआ और आज के समय में भी इसका क्या महत्व है? इसकी सफलता का राज बहुत सीधा साधा था। इसे जबरदस्ती थोपा नहीं गया था। इसने उस सिस्टम को जो पहले से ही वहां मौजूद था और जिस पर लोगों को भरोसा था, उसे ही कानूनी रूप देकर और ताकतवर बना दिया। ये कोई जीत हार की कहानी नहीं थी, ये एक साझेदारी की कहानी थी जो सहमति की नींव पर बनी थी। और सबसे हैरान करने वाली बात जानते हैं क्या है? 1837 में बना ये पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव ढांचा आज भी जिंदा है। कुल्हान को आज भी आदिवासी स्वशासन की जीवंत भूमि कहा जाता है, जहां इस सिस्टम के कई हिस्से आज भी वैसे ही काम कर रहे हैं। ये कहानी हमें एक बहुत जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ती है। क्या लगभग 200 साल पुरानी एक संधि, जो जबरदस्ती पर नहीं बल्कि आपसी सम्मान और सहमति पर बनी थी, आज के इस दौर में गवर्नेंस को लेकर हमारी सोच को कोई नई दिशा दे सकती है? ये एक ऐसा सवाल है जो इतिहास से निकलकर सीधे हमारे आज से जुड़ता है।